लेक्चर नंबर क्या है? 16। चैप्टर नंबर 9। हमने इंडाइसिस स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने सिंगल कमोडिटीज डिस्कस कर ली थी। अगर सिंगल कमोडिटी में आपको कोई चेंज कैलकुलेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस और क्वांटिटी, वो प्राइस के साथ हो या क्वांटिटी के साथ हो, तो वो आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप रिलेटिव सिंपल रिलेटिव से कर सकते हैं या लिंक रिलेटिव से कर सकते हैं। वो प्राइस में भी हो सकता है और क्वांटिटी में भी हो सकता है, और 90% टू 95% चांसेस होते हैं कि वो प्राइस के साथ आपको कैलकुलेट करने को दे, और उसमें भी प्राइस के साथ जब देगा तो वो सिंपल रिलेटिव के साथ देगा, वो लिंक रिलेटिव के साथ बहुत कम देता है। और अगर देगा भी तो उसमें हमें पता है कि जिस साल का वो हमें कैलकुलेट करने को कहेगा वो साल हमारा करंट होगा, और उससे वेरी प्रीवियस ईयर जो बिल्कुल पिछला साल है उसकी जो भी प्राइस होगी या क्वांटिटी वो हमारी क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। और अगर जस्ट आपको रिलेटिव दे दे तो उसमें आपको बेस ईयर फिक्स करके देगा, और अगर बेस ईयर फिक्स करके नहीं देगा तो फिर जो सबसे पुराने साल की होगी मजबूरी के तौर पर हमें वो बेस ईयर रखना पड़ेगा, सबसे पुराना साल होगा। इसके बाद है कि अगर कमोडिटीज एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा होंगी तो वहां पर कंपोजिट इंडेक्स नंबर लगाया जाएगा। अब दूसरी कार्ड हम इसकी शुरू करने लगे, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब कमोडिटीज टू और जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज होंगी क्वेश्चन के अंदर, या प्रोडक्ट्स दो या दो से ज्यादा होंगी, उनकी प्राइजेस और उनकी क्वांटिटीज ईयर वाइज आपको या मंथली वाइज या डे वाइज या प्रोडक्ट वाइज दे दे, तो हम उसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो मेथड होगा कंपोजिट इंडेक्स नंबर का। और कंपोजिट इंडेक्स नंबर से जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे या क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर कमोडिटीज दो या दो से ज्यादा हैं, तो तब हम दो मेथड्स उनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि किस मेथड की तरफ जाना होगा। सबसे पहले तो इंडेक्स नंबर, जब इंडेक्स निकालना है तो देखेंगे प्रोडक्ट अगर एक है तो सिंपल इंडेक्स नंबर, अगर ये दो या दो से ज्यादा है तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर। फिर इसके बाद जब कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमने देख लिया कि हमने इससे सॉल्व करना है, तो फिर उसमें देखेंगे कि क्या वो वेटेड में पूछ रहा है या अनवेटेड। अनवेटेड इंडेक्स और दूसरा होगा वेटेड इंडेक्स। एक होगा अनवेटेड इंडेक्स नंबर और एक होगा वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर में जो वर्ड वेटेड है इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन करके दी गई हैं उन वैल्यूज की आपस में वेट या जो उसमें वैल्यूज होंगी वो इक्वल नहीं होंगी, उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होगी। उनकी इंपॉर्टेंस को इक्वल करने के लिए हम किसी फिगर से उसे मल्टीप्लाई करके उसे एक वेट देंगे, तो जब हम उसे उनकी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देंगे यानी कि इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो तब वो वेटेड इंडेक्स कहलाएगा। और अगर वैल्यूज अनवेटेड में होंगी तो इसका मतलब है कि पहले ही वैल्यू आपस में इक्वल है या इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ दी गई है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यार एक सब्जेक्ट है उसमें मेरे मार्क्स जो हैं वो 90 हैं, तो वो मतलब कि अनवेटेड है, वो ठीक है।
लेकिन अगर किसी के 30 है तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई जब किया जाएगा कि इसको उसके इक्वल लेके जाया जाए, या 2.5 से मल्टीप्लाई करके कम से कम उसके बराबर करने की कोशिश की जाएगी, तो वो 2.5 उस वक्त क्या कहला रहा होगा, वेट कहला रहा होगा, कि इसको इतना वेट देने के बाद ये उसकी बराबर या उसके करीब करीब पहुंचा है, तो वेटेड इंडेक्स होगा। तो वेटेड इंडेक्स का जो क्वेश्चन होगा उसे हमें कोई और भी हिंट मिलेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन वेटेड इंडेक्स का है, और अगर वो हिंट ना होंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन अनवेटेड के साथ है। अब जब हम क्वेश्चन अनवेटेड के साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसमें दो हिस्सों में मजीद इसे बांटा गया होगा, यानी कि दो तरह से रिक्वायर्ड आपको क्वेश्चन होगा। एक आपको वो कह सकता है कि आप सिंपल एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स कैलकुलेट करें, यानी कि सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स कैलकुलेट कर दें, तो वो जो सिंपल एग्रीगेट होगा वो अनवेटेड के साथ सॉल्व होगा, यानी कि जब डेटा अनवेटेड में होगा तो तब ये रिक्वायर्ड आपसे किया जाएगा कि सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स कैलकुलेट कर। इससे पहले हमने सिंपल रिलेटिव इंडेक्स का वर्ड पढ़ा था। सिंपल रिलेटिव इंडेक्स तो वो सिर्फ एक कमोडिटी के लिए होगा, और रिलेटिव है तो बेस ईयर फिक्स है तो वही, नहीं है तो जो सबसे पुराना साल है वो वाला। लेकिन यहां पर अगर कहते सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, तो वर्ड एग्रीगेट का मतलब क्या है, जमा करके उनका इंडेक्स निकालें। तो जब जमा किया जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां कमोडिटीज एक से ज्यादा होंगी, तो हम सबसे पहले उनको ईयर वाइज या प्रोडक्ट वाइज उनको क्या करेंगे, जमा करेंगे, और जमा करने के बाद फिर उनका इंडेक्स करंट और बेस की तौर पर हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। और दूसरा, अगर एग्रीगेट इंडेक्स सिंपल आपको नहीं कहता तो फिर एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स आपसे कैलकुलेट करवाएगा, वो होगा एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स। पहला है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, कि सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स में जो आपको 2011, 12, 13 और 14, 15 इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस या क्वांटिटीज दी गई होंगी, तो 2010 की सारी जमा कर लेंगे, 2011 की सारी जमा कर लेंगे, 12, 13 और 14 की सारी जमा करने के बाद जिस साल का भी निकालना होगा उस साल को करंट रखेंगे टोटल में, और दूसरे की क्या रख देंगे, टोटल बेस रख देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। लेकिन इसका अगर हमें एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स चाहिए तो पहले हम प्राइस इंडेक्स सब का अलग से कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद उसका जो है वो एवरेज कैलकुलेट कर रहे होंगे। और एवरेज हमने तीन तरह की पढ़ी है, एक मीन, मीडियन, मोड, और बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी, मीन। और मीन में से भी हमने तीन मेथड पढ़े हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। यहां पर कौन सा मेथड लगेगा एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ज्योमेट्रिक। क्यों, क्योंकि ईयर वाइज चेंज है। अगर तो वो ज्योमेट्रिक कह देगा तो उसी से कर लेंगे, अदरवाइज हम आसान मेथड की तरफ चले जाएंगे, और वो होगा अरिथमेटिक वाला, कि जितनी वैल्यूज का हमने ये इंडेक्स निकाला होगा प्राइस, उतनी वैल्यूज पे हम इसे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला कि जब हमने सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स निकालना है तो इसका इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल बेस प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100। जिस साल का इंडेक्स आपको कहा जाएगा उस साल में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जितनी भी प्राइसेस होगी सबको जमा कर लेंगे, और जो बेस होगा बेस की तमाम प्राइसेस को जमा करके हम वो बेस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। और अगर हमें एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स दिया गया है तो पहले पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो उससे इंडेक्स होगा 1.3 डेट। तो एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स, उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स। वर्ड है प्राइस इंडेक्स, पहले प्राइस इंडेक्स लेंगे पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय
100। इससे क्या आ जाएगा, इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स किसी एक प्रोडक्ट का आएगा। और इसी तरह हमने क्या लेना है, हर प्रोडक्ट का हमने क्या करना होगा, प्राइस इंडेक्स निकालना होगा। जो भी वो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, सबको क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय के, कैसे क्या मुराद है, डिवाइडेड बाय के, ये आपके पास वो नंबर्स होंगे जिनको आपने जमा किया होगा, और आप इस के को n से रिप्लेस भी कर सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होंगे जिनको जमा किया गया होगा। एक इसका फॉर्मूला है ये। दूसरा फॉर्मूला कि आप प्राइस इंडेक्स निकाल लें, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये प्राइस इंडेक्स निकलाया, इनको जमा कर लें, डिवाइडेड बाय एन करके एक साथ 100 से मल्टीप्लाई कर लें। दोनों में से जो आसान लगे, कि मतलब करंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई 100, हर एक को करके अगर करेंगे तो फिर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, और अगर सिर्फ पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट डिवाइडेड बाय एन करने के बाद फिर आप उसके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वही निकलेगा। तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन ये वो है जिसके अंदर वर्किंग कम होगी, और इसके अंदर हर वैल्यू को जब आप 100 से करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। ये दो मेथड होंगे जब अनवेटेड के साथ क्वेश्चन आएगा तब। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर में इनके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो इसका 0.1%, 0.1 और इसका 1%। मतलब इस चैप्टर से अगर आने के, इस मेथड से क्वेश्चन कोई आने के चांसेस हैं तो वो सिर्फ इतने होंगे। लेकिन हमने फिर भी इनको वैसे ही पढ़ना है, उतनी इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है जितने हमने बाकी जो 95% आने के चांसेस हैं उसकी तरह, क्योंकि हो सकता है कि हमारी किस्मत खराब, हमारी किस्मत खराब हो, उस दिन बैड लक चल रहा हो, तो फिर ये भी आ सकते हैं। तो हमने उनको उसी हिसाब से ही तैयार करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर ईयर्स 2010, 2011, 2013। अब ये मैंने डिफरेंट ईयर्स रख लिए हैं। अब इनकी क्वेश्चन की नेचर चेंज हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो ईयर्स देगा। वो हो सकता है कि कोई आपको एक ही प्रोडक्ट देके, वो कहते हैं कोई एक पर्सन ए है, वो प्रोडक्ट खरीद के लाता है, टमाटोज, पोटैटोज, ऑनियन, सॉल्ट, शुगर, प्रोडक्ट आ गई ना, एक से ज्यादा आ गई, उनकी यहाँ ईयर से लिख देगा। 2010 में ये कीमत थी, 11 में ये, 12 में ये, 13 में ये, 14 में ये भी हो सकता है। इसे हॉरिजॉन्टल भी वो कर सकता है और इसे वर्टिकल भी रिप्रेजेंट कर सकता है डेटा को। तो ये ईयर्स आ गए। अब यहां पर मैं लिखने लगा हूं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी, 4 प्रोडक्ट है मेरे पास। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। अब प्रोडक्ट ए, इसमें प्राइस, अब ये प्रोडक्ट ए पता नहीं कौन सी है, अगर हम उसमें आ जाए, फ्रूट्स में कुछ लें तो एप्पल बन सकता है। ए से एप्पल, मतलब कि वो सेब खरीद रहा था 2010 में, उसकी कीमत थी, उसकी प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। अगर क्वांटिटीज होंगी तो प्राइस की जगह मैं क्वांटिटी लिख दूंगा। अब प्राइस है इसकी 50, फिर हो गई 70, फिर 65 एंड 80। ये इमेजिनरी डेटा है। फिर प्रोडक्ट बी है, इसकी प्राइस थी 110 और फिर हो गई 105, फिर हो गई 120 एंड 135, चलिए 132 का। प्रोडक्ट सी, इसकी प्राइस को, ये प्रोडक्ट होगी, ये 10 रुपए की थी, फिर 12 रुपए की हुई, फिर 11 की और एंड पे फिर ये 15 रुपए की हो गई। फिर कोई प्रोडक्ट डी नहीं था, जिन्होंने नोट किया उनके लिए कोई प्रोडक्ट डी नहीं था। सिर्फ मैंने 3 प्रोडक्ट से क्वेश्चन कर।
शुक्र कर मैंने वैल्यू लिख के ये निकाल के कोई प्रोडक्ट ही नहीं। अब 3 प्रोडक्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये 3 प्रोडक्ट्स भी आ गई, उनकी डिफरेंट ईयर्स की प्राइस भी आ गई। अब मुझसे रिक्वायर्ड ये है कि कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स एंड एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स। जब रिक्वायरमेंट में ये आ गया तो मुझे पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन अनवेटेड का है, वेटेड का क्वेश्चन नहीं है। अगर ये रिक्वायरमेंट ना होती, ऐसा डेटा होता, तो फिर इसका मतलब था कि कोई और रिक्वायरमेंट होती इसके अलावा, और जो इससे पहले पढ़ ली है इनके अलावा। मतलब कि ना तो सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, ना लिंक रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, ना सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स चाहे प्राइस में हो चाहे क्वांटिटी में हो, और ना ही एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स। अगर ये 4 रिक्वायरमेंट ना होती तो फिर क्वेश्चन किसका होता? वेटेड में होता। अब ये एक तो पता चल गया कि कमोडिटीज एक से ज्यादा हैं तो इसी के अंदर फॉल करेगा, और अगर रिक्वायरमेंट ये है तो फिर किसके साथ क्वेश्चन है? अनवेटेड के साथ है। फिर वेट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट तो वैसे भी अभी नहीं है, तो वेट देने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां पर जो